हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को ओम साई कोचिंग चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में ईवीएस का कुछ वीवीआई नोट्स को लेकर आया हूं, जो कि सीटेड एवं अदर टेट में भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो में के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे ईवीएस का पार्ट 1 एवं पार्ट 2 वीडियो देख लें तो आपका ईवीएस सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग कोई भी टेट में 30 में 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह जो मैं पॉइंट बनाया हूँ, यह जो है एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है। देखिए, चलते हैं पॉइंट की ओर। देखिए, मेरा सर्वप्रथम पॉइंट है एनसीएफ 2005। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। ये परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। देखिए, मेरा अगला पॉइंट है मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। जब रस पता चल जाता है तो वो लोग वहाँ जाकर रस को अपने घर की ओर ले आते हैं। देखिए, वह रस से शहद बनाते हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। देखिए, मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। देखिए, चलते हैं चींटियाँ के बारे में। देखिए, चींटियाँ मिलजुल कर रहती है। चींटियाँ का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। देखिए, चलते हैं रेशम कीड़ा के बारे में। देखिए, रेशम कीड़ा जो है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को अपनी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। देखिए, चलते हैं, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मच्छर। देखिए, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलबे की और हमारे शरीर की गर्मी में से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एडीज बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाता है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहा कुत्ता। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता
दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चूहा। देखिए मेरा चूहा जो है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उसमें सूंघने और छूने टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होता है। देखिए चलते नेक्स्ट पॉइंट, उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैं एक पॉइंट और बता दूं कि मैना जो होता है अपना गर्दन झटके से पीछे की ओर घुमाता है। देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चीलबाज और गिद्ध। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। देखिए चलते हैं अगला पॉइंट। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कलचिड़ी या इंडियन रोबिन। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इसके चोंच अंदर से लाल होती है। देखिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए मेरा अगला पॉइंट है कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी के टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देते हैं। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। चलते हैं मेरा नेक्स्ट देखिए पॉइंट है फख्ता। फख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहा बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें से एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है शक्कर खोरा। देखिए शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चिथड़े से बना होता है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नर बीवर पक्षी। देखिए नर बीवर जो पक्षी होता है अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है और फिर उसमें से घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है तो उसमें से वह अंडे देती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पंछी। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में। देखिए अधिकतर पंछियों की आँखें उसके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उसकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती। वह अपनी गर्दन घुमाकर
ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने की में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। इसके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। चलते हैं हाथी के बारे में। देखिए हाथी के बारे में हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 या 4 घंटे ही सोता है। देखिए हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हाथी का झुंड। झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनियाँ ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। देखिए स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष में के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बाघ की कहानी। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपना गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सांप की कहानी। देखिए सांप की कहानी क्या है। देखिए हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इसके नाम है नाग, करैत, दुबोइया और अकाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरा को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा है लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और इन्हें चौकन्ना करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते।
छिपकली, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। डॉल्फिन, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। गाय, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे होते और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। देखिए जानवर, देखिए जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उसके बालों के एक रंग के कारण होते हैं। देखिए दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग की ही देख पाते हैं। रात को जागने वाला जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काला ही देख सकते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इसके शरीर पर बाल का पाया जाना और कानों के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस या स्पेटस का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ देते तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। जैसे घास, घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदा या निकाला जा सकता है। बरगद, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। रेगिस्तानी ओक, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। नेप्थिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। यह पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं और नेप्थिस पौधे घोड़पड़ने का पौधा भी कहा जाता है। बीजों की प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां उन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सब गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है।
मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। फसल, एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। क्रोटन पौधा ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटन पौधा की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। जड़ें पौधे को सहारा देती है, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है और ह्यूमस उपलब्ध करवाती है। सब्जियां, अधिकतर सब्जियां पौधे के फूल होती है, कुछ सब्जियां पौधे का फल भी होती है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका में, गोभी और मटर यूरोप से, कॉफ़ी बीज और भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से। देखिए केचुआ कहानी। देखिए केचुआ ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और इसके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है। झूम खेती, यह एक फसल को काटने के बाद उस ज़मीन को कुछ साल के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है। वहाँ जो बाँस या घास फूस उग जाती है उन्हें उखाड़ते नहीं, उन्हें जला देते हैं। जो राख बनती है वह ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसकी हल्की खुदाई करते हुए उसमें हल का प्रयोग नहीं करते। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी प्रवर्ती तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम का मुख्य फसल चावल है। जब फसल पकती है तो लोग बाँस की डंडी पकड़कर चेराओं नाच करते हैं और मनोरंजन करते हैं। मिजोरम के 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ खेत की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उन ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में बाँस के बर्तन बनाए जाते हैं। जिस मैदान में एक टिन बीज बोए जाते हैं उसे एक टिन ज़मीन बोलते हैं। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। बेलबनिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत में आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की और गुजरात के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस कानून को तोड़ा। देखिए यह वीडियो मैं यहीं तक लास्ट करता हूँ। अगले वीडियो में आगे मैं बताऊँगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर यह चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।